नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा के साथ ये तय कर दिया है कि अब ओम माथुर छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी नहीं रहेंगे। सितंबर 2022 में जिन हालात में ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन संगठन लाइन के इस मंझे हुए सियासी खिलाड़ी ओम माथुर ने जिस तरह से एक के बाद एक आंदोलन को धार देने और संगठन में कसावट लाने की जो पहल की, वो आखिरकार सार्थक हो ही गई। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले फरवरी 2024 से जिस तरह उस समय के संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देख रहे थे, उस दौरान ऐसे अहम पड़ाव पर भी ओम माथुर का छत्तीसगढ़ नहीं आना यह साफ तौर पर संकेत दे रहा था कि वो छत्तीसगढ़ के दायित्व से अघोषित रूप से मुक्त हो चुके हैं। पटना जिले के बांकीपुर से 2006 में नितिन नवीन विधायक चुने गए। दरअसल उन्हें राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली। मौजूदा समय में वो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति को लगातार धार देने की दिशा में लगे हैं, उनकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की नई बनी एक विधायक भावना वोरा ने तो अपने फेसबुक पोस्ट पर एक महीना पहले ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी घोषित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक नई धार देने के लिए पुराने प्रभारी ओम माथुर ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का प्रभार संभालते ही नवंबर 2022 में बिलासपुर में शराबबंदी के विरुद्ध महतारी हुंकार रैली और उसके बाद गरीबों की आवास योजना यानी पीएम आवास योजना के लागू करवाने की मांग को लेकर 15 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव में जो एक अहम भूमिका निभाई, उस दौरान वो मौके पर खुद मौजूद थे। तब खाली मंच पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद वैसे तो कई अन्य शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन सितंबर 2023 को जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यालय से परिवर्तन यात्रा के लिए रथों की रवानगी करवा रही थी छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, उस दिन मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई। उन 2 मुलाकातों के दौरान जो गहन चर्चा हुई और जितना मुझे समझने का मौका मिला, उससे मुझे लगा कि वाकई उन्हें संगठन पुरुष क्यों कहा जाता है, कि किस तरह से वो हार को जीत में बदलने का मादा रखते हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम राज्यों के प्रभारी रह चुके ओम माथुर फिलहाल दिल्ली में सक्रिय हैं। कई बार हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में हम ओम प्रकाश माथुर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ मजबूत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। कोशिश जारी रहेगी। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सह प्रभारी रहे नितिन नवीन ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो परफॉर्मेंस दिखाई, जो आखिरकार रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत हुई, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर शानदार विजय हासिल हुई है। इसी विजय का इनाम उन्हें प्रमोशन के रूप में दिया गया है। वैसे छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी नेत्री लता उसेंडी को भी उनकी सक्रियता और अनुभव का इनाम मिला है। पूर्व में रमन सिंह सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, कोंडागांव से विधायक हैं। उन्हें उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों में रही लता उसेंडी के साथ सरोज पांडे और डॉक्टर रमन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। जिस तरह से केंद्र का ध्यान लता उसेंडी की तरफ है, आने वाले दिनों में लता उसेंडी का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल बताया जा रहा है। लता उसेंडी को ऐसे माहौल में आगे लाया जा रहा है जब सरोज पांडे कहीं न कहीं राजनीतिक लिहाज से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के अलावा बहुत से कारण हैं जिन वजहों से सरोज पांडे को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर रखा जा रहा है। बीते करीब 7 महीनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद प्रफुल्लित है, उत्साही है, लेकिन ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि राजनीति में उपेक्षाओं की बात तो होती है, वहां अपेक्षाएं भी ज्यादा हावी हो जाती है, क्योंकि सरकार नई नई बनी है, इसलिए नए नए कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। सत्ता का मोह
वो भी गजब की शय है। ऐसे माहौल में नितिन नवीन के सामने दोहरी चुनौतियां होगी। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं, जहां पर मौजूदा हालात में कांग्रेस का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में 14 की 14 नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हैं। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की हालत भी वैसी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। टिकटों का वितरण, प्रत्याशियों का चयन और साथ ही साथ असंतुष्टों को मनाना, उन्हें चुप कराना और काम पे लगाना, ये सब सत्ताधारी दल के साथ आसान नहीं होता। कांग्रेस ऐसी परिस्थितियों को संभाल नहीं सकी। जिस तरह से भूपेश बघेल कांग्रेस के ऊपर हावी हो गए थे और जिस तरह से आवाजों को दबाया जा रहा था, वहां कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में बुरी तरह सवा सत्यानाश हुआ। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम ये गवाही दे रहे हैं। यदि हालिया चुनाव में भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव जीत जाते तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से उन्होंने कवासी, लखमा और राजेंद्र साहू सरीखे अपने करीबियों को दुर्ग और बस्तर से लोकसभा की टिकट दिलवाई और वो हार गए। लेकिन देवेंद्र यादव को वो बिलासपुर से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते थे। बावजूद इसके राहुल गांधी कैंप के सबसे करीबी हो चुके छत्तीसगढ़ के देवेंद्र यादव अपनी मर्जी से बिलासपुर का टिकट ले आए और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में किसकी क्या हैसियत है। बदले हुए हालात में देवेंद्र यादव लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद इस आशंका को वो बल दे रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, एक दूसरे को निपटाओ की ऐसी राजनीति न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए घातक साबित हो रही है। पुराने घपले घोटालों की जानकारी मौजूदा सत्ता को दी जा रही है, जिसकी परिणति सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला तो जग जाहिर है। जिन जिन आरोपियों को मास्टरमाइंड बताकर आगे रखा जा रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का नाम आ रहा था। क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, तब ऐसा समझाया जा रहा था कि भूपेश बघेल की बिना जानकारी के ऐसा कुछ हो जाए, एक राज्य के मुख्यमंत्री के बिना जानकारी के कोल घोटाला, शराब घोटाला या सीजीपीएससी की मेरिट सूची जैसे घोटाले न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी उठने वाली ऐसी आवाज को जब लगातार दबाया जाने लगा तो कांग्रेस आला कमान की एक नई रणनीति सामने आ रही है। एकदम फ्रेश चेहरे को सामने लाकर किस तरह से भूपेश बघेल और चरणदास महंत सरीखे पुराने नेताओं को साइड लगाया जा सके। ऐसे हालात में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में कुछ जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो नई जानकारी आ रही है, वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकते हैं, एक बड़ा कारण बन सकते हैं। शराब घोटाले मामले में यूपी पुलिस की गिरफ्त में अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी ने जिस तरह से अब जाकर यूपी एसटीएफ के सामने एक एक राज उगलने शुरू किए हैं, उसके बाद अनवर ढेबर के फार्म हाउस धनेली में जेसीबी से खुदाई होती है और उस खुदाई में अजले जो होलोग्राम मिले, जो पैकेजिंग का सामान मिला, वो तो एक तरफ। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर अनवर ढेबर ने छत्तीसगढ़ की जेल में रहते हुए ये राज क्यों नहीं उगले? आखिर यूपी एसटीएफ ने क्या कमाल कर दिया जो अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर एक एक कर कुछ बड़े राज उगल रहे हैं। 5 जुलाई को दोपहर करीब 2 से 3 बजे 6 गाड़ियों में लोग अनवर ढेबर के धनेली स्थित फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। इस दौरान गेट से एक जेसीबी भी अंदर जाती है और यही जेसीबी 6 से 7 बजे के बीच बाहर निकलती है। उसके बाद फार्म हाउस के गेट को बंद कर उसके ताले पर कपड़ा बांधकर मुहर लगा दी जाती है, जिसमें एक सरकारी कागज चस्पा दिया जाता है। वैसे शराब घोटाले का मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन इस मामले में जिस तरह की नई नई जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है या उपलब्ध हो रही है, उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीतिक कनेक्शन है। कांग्रेस के अंदर खाने जो फूट मची हुई है, जिस तरह से जानकारियों को लीक किया जा रहा है, उसे देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल की आपसी फूट की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हमारे पास जो बेहद विश्वस्त और पुख्ता जानकारी है, वो जानकारी यह है, कांग्रेस से जुड़े हुए बेहद जिम्मेदार लोग कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में कुछ बड़ी परिणतियां देखने को मिलेगी, बड़ी गिरफ्तारियां होगी। जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सबूतों के अलावा संपत्तियों की जानकारी दी जा रही है, उससे कई सफेद पोशों की धड़कनें बढ़ी हुई है। यदि हम शराब घोटाले वाले मामले की बात करें तो जिन 70-71 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनके नामों को यदि आप गौर करें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस पूरे शराब घोटाले को संचालित करने वाले पुराने आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी जैसे वो नाम जो हर किसी को मालूम है। अरुण त्रिपाठी के अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। मेसर्स रतन प्रिया मीडिया लिमिटेड, कवासी, लखमा जोसन
समय मंत्री थे निरंजन दास सरीखे। तमाम नामों की एक लंबी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट को आप गौर से देखें, कई जाने पहचाने नाम आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें 10वें नंबर पर अरविंद कुमार पटले जैसे तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त का नाम है। ऐसे ही ढेर सारे अधिकारी हैं जो आबकारी विभाग से जुड़े रहे। इन पूरे नामों को एक बार फिर आप ध्यान से देखिए, जिसमें 43वें नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया का भी नाम है। कुम्हारी की केडिया डिस्टिलरी यानी छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। आशीष सौरभ केडिया का नाम है। मेसर्स भाटिया वाइन एंड मर्चेंट का भी नाम है। मेसर्स वेलकम डिस्टिलरी के अलावा 49वें नंबर पर मेसर्स ए ढेबर बिल्डकॉन, 62वें नंबर पर अकबर ढेबर, 67 नंबर पर विवेक ढान जो पुराने चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, 68वें नंबर पर अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारी गण। एफआईआर में दर्ज इन नामों की लिस्ट को जनवरी 2024 में तब जारी किया गया था जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। विष्णुदेव साय के अगुवाई में सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से 4 जून के बाद जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, आचार संहिता समाप्त हुई, तब से माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार ज्यादा एक्टिव हो पाएगी, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद से ही लोकसभा चुनाव में सफलता का एक मजबूत टास्क दिया गया था। फिलहाल लोकसभा की एक बड़ी सफलता के बाद कई अहम चुनौतियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मंडल, निगम और आयोगों का गठन किया जाना है। ऐसे 50 से ज्यादा मंच हैं जहां 250 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छोटे बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन उन नई नियुक्तियों से भी पहले कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दावा किया जा रहा है कि पुराने ढर्रे पर कुछ नौकरशाह काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग का नमूना सबके सामने है। जब बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ, जिस वजह से भूपेश बघेल की सरकार बदनाम हुई, जैसा उन्होंने काम किया जनता ने वैसा परिणाम भी दिया। और इस पूरे काम को अंजाम देने वाले जो अधिकारी उस वक्त एक्टिव थे, अभी भी आबकारी विभाग में मजबूती से बड़े अहम जिम्मेदार पदों पर बने हुए हैं। ऐसे ही कुल 19-20 अधिकारियों की एक सूची आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये वो 19 अधिकारी हैं जो पहले भूपेश बघेल सरकार के दौरान भी जिम्मेदार पदों पर थे, अब भी जिम्मेदार पदों पर हैं। पहला नाम जैसे देखा जाए जनार्दन कौरव का, ये भूपेश बघेल सरकार के समय सहायक आबकारी अधिकारी थे, अभी रायपुर राज्य उड़न दस्ता विभाग में शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए करीब 2,500 करोड़ के शराब घोटाले के सिंडिकेट में नाम आने के बावजूद ये 19 अधिकारी अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जनवरी 2024 में की गई एफआईआर में भी इनके नाम है। वहीं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू की ओर से विशेष कोर्ट में पेश किए गए 10,000 पन्नों के आरोप पत्र में भी इन्हीं अधिकारियों के शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। इनमें से एक अधिकारी की मृत्यु पिछले माह हो चुकी है, बाकी 19 अधिकारी अभी भी विभिन्न विभागों पर बने हुए हैं। इनमें राज्य स्तरीय उड़न दस्ता, संभाग स्तरीय उड़न दस्ता, जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के पद शामिल हैं। घोटाले में की गई एफआईआर जांच में नाम आने के बावजूद अब तक इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईओडब्ल्यू के आरोप पत्र के अनुसार घोटाले में उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल में बंद तत्कालीन प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन यानी CSMCL के AP त्रिपाठी, अरुणपति त्रिपाठी ने शराब का जो सिंडिकेट बनाया था उसमें 15 जिले के आबकारी अधिकारियों की बैठक लेकर कैसे अवैध शराब और नकली होलोग्राम वाली शराब बेचनी है इसका रास्ता निकाला था। भ्रष्टाचार के खेल में सभी की हिस्सेदारी तय की गई थी। तब 15 जिलों में ये 20 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ऐसे दागी आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना एक उदाहरण है। ऐसे ही अन्य विभागों में कुछ दागी बड़े चेहरे अभी भी सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, सिस्टम को खोखला करने में लगे हैं, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता लगातार वरिष्ठ नेताओं को दे रहे हैं। नितिन नवीन जो नए प्रभारी बनाए गए हैं उनके ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से ऐसे विपरीत हालात से निपटे। आने वाले दिनों में जब नगरीय निकाय के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, निगम मंडल और आयोगों का गठन होगा, किस तरह से समन्वय किया जाए, ये सब बहुत आसान नहीं होने वाला है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को साफ सुथरी राजनीति के लिए जाना जाता है, अपेक्षाकृत अन्य दलों से अनुशासित माना जाता है। बावजूद इसके कई बार सत्ता के बीच कुछ दागी चेहरे उभर कर सामने आते हैं, जिसका उदाहरण बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही धुंधली दृश्यावली के कारण आम जनता राजनीति से जुड़ने से कतराती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे
आपका और हमारे साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।